हाँ तो बच्चों, आ गए हम हमारे नए लेक्चर पे। इस लेक्चर में मोस्टली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स रहेगा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक ट्राइंगल है। मैं क्वेश्चन लिखा नहीं रहा हूँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, तो आप लोग मतलब लिख लीजिएगा। ए ट्राइंगल हैज टू चार्जेस tapped at its two vertices. Find the net electric field these two charges. Find the net electric field due to these two charges at the third vertex. यानी तीसरे वर्टेक्स में हमें इन दोनों का प्रभाव निकालना है, इन दोनों का प्रभाव निकालना है। तो बेटा देखो कैसे निकालेंगे। पहली बात, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे हमको ये पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज के करीब आती है। तो ये पॉजिटिव चार्ज के लिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ E, और E की वैल्यू क्या होगी बेटा, के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है, एल स्क्वायर। नेक्स्ट, इस चार्ज के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, और उसकी वैल्यू भी क्या होगी, के क्यू बाई एल स्क्वायर। हमें बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। खुद बताओ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस तरफ होगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर की तरफ होगा, तो आप उस तरफ एक डॉटेड लाइन बना दें जिस तरफ आपको लगता है रिजल्टेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर एक और डॉटेड लाइन बना दें। सही बात है ना। तो बेटा ई का इस तरफ का अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री याद है, पहले भी किया था, तो ये एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री था। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई cos 60। इस ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई cos 60। इस ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई sin 60। इस ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई sin 60। तो यहाँ पे रिजल्टेंट कितना आ गया, 2e sin 60 डिग्री। अब सिंस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को तोड़ दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स को तोड़ दिया है, तो इस ई को रखने का बेटा कोई मतलब बनता है क्या, नहीं। सिंस हमने इसको तोड़ दिया ना बेटा, इसको कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, तो इसको फिर से लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। तो उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट इन चारों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होगा। ई cos 60 डिग्री, ई cos 60 डिग्री गया बेटा, आपके पास जो रिजल्टेंट आया कितना आया, 2e sin 60 डिग्री। तो बेटा आंसर कितना होगा, 2e sin 60 डिग्री। 2kq sin 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, √3/2 एल स्क्वायर। ये आ गया √3kq/L²। ये क्या आ गया बेटा, ई नेट। हाँ अच्छा, ऐसा सवाल तुम लोग बोलोगे कि सर पहले भी तो कराया था। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे चार्ज रखा था Q, जो करीब करीब दूसरा लेक्चर में हमने ये किया था, दूसरा या तीसरा लेक्चर में होगा। इस चार्ज में नेट फोर्स निकालना था इन दोनों के लिए, इस चार्ज में नेट फोर्स निकालना था इन दोनों के लिए। तो इस चार्ज में नेट फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू क्या होता है बेटा, क्यू ही है ना। ये वाला चार्ज इंटू यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अदर टू चार्जेस, दोबारा बता रहा हूँ, force acting on this charge is equal to magnitude of this charge into the net electric field acting on this charge due to the rest of the system। समझ में आया, ठीक है। तो बेटा नेट फोर्स क्या होगा, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, √3kq/L²। अच्छे से देखोगे तो बेटा आपका आंसर आ जाएगा kq²/L², √3, जो कि हमने पहले भी यही निकाला था, अच्छे से याद होगा तो बेटा उसी सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप ये तरीके से करो, पिछले वाले तरीके से करो, टोटली आपके ऊपर है। समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। चलो हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि मैं आपको होमवर्क ही दे दूंगा क्योंकि इसमें कराने का कुछ है नहीं। ये सब मैं पहले आपको करा चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। चलो एक करा देता हूँ, एक आखिरी करा देता हूँ, ठीक है। खैर जिनको लगता है कि उनको आता है वो कर लें। अभी क्या है, यहाँ पे चार्ज Q है, यहाँ पे चार्ज -Q है, ठीक है। हमको बोला है थर्ड वर्टेक्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। खुद बता, थर्ड वर्टेक्स में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस Q के लिए कितना होगा, E इक्वल टू कितना होगा, या E लिख देता हूँ, kq/L²। नेक्स्ट, इस -Q के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा,
इसकी तरफ। मैंने क्या बताया था, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड उससे उसके अवे जाता है, उस पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अवे जाता है, नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है। ठीक है बेटा, तो ये दोनों हमारे पास आ गए। अच्छा अच्छे से देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी। इसकी मैग्नीट्यूड भी बेटा यही होगी, के क्यू बाई एल स्क्वायर। अब बोलोगे कि सर हम तो नेगेटिव चार्ज के लिए निकाल रहे हैं, तो आपने माइनस क्यू क्यों नहीं दिया। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं बता चुका हूँ कूलम्स लॉ से आया हुआ है, और कूलम्स लॉ ने बताया है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन तो हम दे ही रहे हैं ना डायग्राम से, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। ठीक है, अच्छा इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा किस तरफ आएगा बताओ, इस तरफ आएगा कि नहीं। देख दो वेक्टर ऐसे है ना, रिजल्टेंट ऑब्वियसली इसी तरफ आएगा, अपने को पता है। तो हमने क्या किया, उस तरफ एक डॉटेड लाइन बना दी जिसको हम फर्स्ट एक्सिस कहेंगे, और उसके परपेंडिकुलर एक और डॉटेड लाइन बना दी जिसको आप सेकंड एक्सिस बोल सकते हो। ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई cos 60 डिग्री। ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई sin 60 डिग्री। ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई cos 60 डिग्री। ई का यहाँ पे क्या कंपोनेंट आएगा, ई sin 60 डिग्री। अच्छे से देख, ई sin 60 कैंसिल, ई cos 60 कितना हो गया बेटा, 2e cos 60 डिग्री। तो आंसर जो होगा वो कितना होगा, 2e cos 60 डिग्री, 2 के क्यू बाई एल स्क्वायर। cos 60 कितना होता है बेटा, हाफ। आंसर आ गया आपका के क्यू बाई एल स्क्वायर। ये हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अच्छा ये आप हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इसकी डायरेक्शन कैसे देंगे, खुद बता। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, याद है मैंने उसी सेकंड लेक्चर में बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल to the line joining the other two charges. The net electric field is parallel to the line joining the other two charges and towards the negative charge. अच्छा यहाँ पे मैं एक चार्ज अगर Q रख दूं, उसमें मैंने नेट फोर्स निकालने बोला, तो क्या करोगे, Q into E net। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा। तो वैसे सवाल आप कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं अगले सवाल में, कोई बड़ा बात नहीं है बेटा, सिंपल सी चीजें देखो। अब इसमें और भी बहुत टाइप के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे टाइप के सवाल बनते हैं सेम। यहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, साइड लेंथ एल का। ठीक है, 3 वर्टेक्स में 3 चार्ज रखे हुए हैं। हमको बोला है कि चौथे वर्टेक्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। समझ में है, चौथे वर्टेक्स में क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चौथे वर्टेक्स में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे कर चुके हो फोर्स में। तो आई होप मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ होने वाली है। सिमिलरली ये क्यू, इसको माइनस क्यू कर दे भाई, तो इसके लिए तो ऊपर, इसके लिए इस तरफ, लेकिन माइनस क्यू के लिए अंदर की तरफ। तो नेट रिजल्टेंट जिस भी तरफ आता है आप उस तरफ कर लो। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर के लिए। फिर आपको सवाल दे देगा इसके सेंटर में, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। बेटा फोर्स निकाल चुके हो ना पहले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल ही सकते हो, कोई बात, कोई सिंपल सा चीज है, वेक्टर एडिशन। सिमिलरली 4 क्वाड्रिलेटरल है, सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, सेंटर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे टाइप के सवाल बनते हैं, और आई एम प्रीटी श्योर कि आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जैसे जैसे कोर्स में कराए थे वैसे वैसे सेम है। ठीक है, वो कराने का मतलब भी नहीं बनता, बस वेक्टर एडिशन करना है आपको। ठीक है, चलो अगला एक और सवाल में आते हैं, जो मैंने आपको पेंटागन वाला सवाल दिया था। पता नहीं कितने लोगों ने किया है, कितने लोगों ने नहीं किया। क्लास 11 में मैंने ग्रेविटेशन में ये वाला सवाल कराया था, जहां तक मुझे याद है। एक रेगुलर पेंटागन है, एक रेगुलर पेंटागन है, एक रेगुलर पेंटागन है, बोला है कि उसके 4 वर्टेक्स में चार्ज क्यों है। इस वाले में चार्ज नहीं है, तो इसका जो सेंट्रॉइड है, इसका जो सेंट्रॉइड है उसमें हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। उसका जो सेंट्रॉइड है उसमें हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो सेंटर से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस x होता है, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होगा, ये सारे डिस्टेंस क्या होगा, x। ये सारे डिस्टेंस क्या होगा बेटा, x। हमें क्या निकालने बोला है, इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड।
समझ में आ रहा है? अच्छा, इसको सॉल्व मैं करा देता हूँ क्योंकि बहुत लोग का इसमें डाउट था, तो समझने की कोशिश करो। मैं सेंटर को यहाँ पे बना रहा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे थोड़ा फोर्स वगैरह दिखाऊंगा, ठीक है? इसको एक्स को भूल जाओ अभी। मान लो ये डिस्टेंस एक्स है, एक ही बात दिखा रहा हूँ, ठीक है? एक बात लॉजिक लगा, मान ले ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 1 है, मान ले सिस्टम 1 है ये। यहाँ पे मैं एक और सिस्टम बना रहा हूँ, थोड़ा डायग्राम उतना सही नहीं हो रहा है लेकिन ट्राई करो समझने का, ठीक है? ये एक और पेंटागन है। अब इसमें ना क्या है, इसमें सिर्फ एक चार्ज है, ये सिस्टम 2 है, सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 1 है, ठीक है? इसमें सिर्फ एक चार्ज है यहाँ पे और इसमें 4 चार्ज है। ये मैंने खुद से बनाया है सिस्टम, सुनो अच्छे से। इस सिस्टम में सिर्फ यहाँ पे जो चार्ज मिसिंग था ना, यहाँ पे जो चार्ज मिसिंग था वो वाला चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे जो चार्ज मिसिंग था वो वाला चार्ज यहाँ पे है। तो अगर मैं पहला सिस्टम और दूसरे सिस्टम को मिला दूं तो मेरे पास बनेगा तीसरा सिस्टम, जो कि ऐसा होगा, क्यू 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 क्यू। सही समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं पहला और दूसरा को मिला दूं तो मेरे पास एक तीसरा सिस्टम आएगा जो कि हर वर्टेक्स में चार्ज होगा। दोबारा बता रहा हूँ, पहले वाले में सिर्फ एक वर्टेक्स में चार्ज है, यार इसको ऐसा मान देते हैं यार, कंफ्यूज हो जाएगा बंदा, ठीक है? पहले वाले में सिर्फ एक वर्टेक्स में चार्ज है, दूसरे वाले में 4 वर्टेक्स में चार्ज है। तो इन दोनों को मिला देंगे तो मेरे पास ऐसा आएगा। खुद बता यार, सेंटर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? नहीं। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेंटर में मैं अगर कोई चार्ज रखूंगा तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं? क्योंकि देख, रेगुलर पॉलीगॉन है और रेगुलर पॉलीगॉन के हर वर्टेक्स में अगर चार्ज हो तो सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड, सेंटर में रखे जाने वाले चार्ज पे फोर्स हमेशा 0 ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर में फोर्स अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? फोर्स 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? 0। तो सेंटर में यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? 0। अच्छा, इसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? नीचे की तरफ। E इक्वल टू कितनी होगी? KQ/x², लेट इट बी E1, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सिस्टम 1। अब हमको पता है कि इन दोनों को मिलाएंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो रही है? 0। यानी कि इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट कैंसल इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड, तभी ना दोनों को मिलाने पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो रहा है। यानी कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरफ है तो इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। और वो कितना होगा? जितना E1 है उतना ही होगा। तो E1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा? KQ/x²। इसको E2 नाम दे दो अभी के लिए, E2। समझ में आ रहा है? तो हमारे हिसाब से जो E1 है और E2 है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना पड़ेगा बेटा? सेम, ताकि दोनों जब मिले तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए? 0। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही ऊपर की तरफ, ताकि कैंसिल होकर 0 आ जाए। तो हमारा आंसर क्या है बेटा? हमारा आंसर ये है, हमारा आंसर है KQ/x², दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। अब याद है मैंने सवाल दिया था कि यहाँ पर अगर एक चार्ज Q रखा हुआ है, यहाँ पर चार्ज अगर कैपिटल Q रखा हुआ है तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा? तो नेट फोर्स बेटा क्या होगा? Q इंटू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2। आंसर क्या हो गया? KQ/x²। आई होप समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है? कोई भी डाउट होने से पूछ सकते हैं। जो अगला टॉपिक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में वो है आपका न्यूट्रल पॉइंट। हालांकि मैं न्यूट्रल पॉइंट पहले डिस्कस कर चुका हूं, न्यूट्रल पॉइंट मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं। देखो न्यूट्रल पॉइंट समझाते हैं आपको। न्यूट्रल पॉइंट याद है कि नहीं? ठीक है। हालांकि मैं बता रहा हूं न्यूट्रल पॉइंट असलियत में इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक में ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने फोर्स में पढ़ा दिया ताकि उसमें अच्छी आपको फील आए। कुछ नहीं है, देख ये 2 कूलम, ये 4 कूलम, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। बोला है कि फाइंड द पोजीशन वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। ठीक है, तो बता, ये रीजन 1 मान लेते हैं, बीच वाले को रीजन 2 मान लेते हैं, इस वाले को रीजन 3 मान लेते हैं। ये मैं बता, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कमिंग आउट फ्रॉम इट, यानी कि आउटवर्ड। लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड होती है। एक बार बता, 2 कूलम के लिए
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ। 4 कूलम के लिए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी, इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव के भी आउटवर्ड, इस पॉजिटिव की भी आउटवर्ड, तो दोनों क्या हो जाएंगी, आउटवर्ड है, तो यहाँ पे 0 होने का चांस है क्या, नहीं, मिटा दो इसको। पॉइंट 3 में बात करते हैं। पॉइंट 3 में 4 कूलम के लिए किस तरफ होगी, आउटवर्ड। पॉइंट 3 में 2 कूलम के लिए किस तरफ होगी, अगेन आउटवर्ड, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव दोनों रिपेल करेगा। क्या बोला, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये 4 कूलम के लिए आउटवर्ड, इस 2 कूलम के लिए भी आउटवर्ड, तो बेटा कैंसिल नहीं हो सकता है। लेकिन इस पॉइंट 2 की बात करेगा, 2 कूलम के लिए इस तरफ पॉजिटिव चार्ज के निकल रहा है, 4 कूलम से दूर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ये बता चुका हूं मैं। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड नजदीक आता है, तो बीच में कैंसिल हो सकता है कि नहीं, ठीक है। याद है ये तुम लोगों को कराया था, तो बीच का कोई भी एक पॉइंट मान ले भाई, जो 2 कूलम से कितना दूर है, x डिस्टेंस दूर है, तो 4 कूलम से कितना होगा, 2 माइनस एक्स। तो इस पॉइंट पे 2 कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, k 2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना है, एक्स स्क्वायर। इस तरफ E1 4 कूलम के लिए कितनी होगी, इसको e डी टू 2 कूलम, e डी टू 4 कूलम, वीडियो में आ रहा है क्या जो मैं लिख रहा हूँ, e डी टू 2 कूलम और e डी टू 4 कूलम, ठीक है बेटा। तो e डी टू 2 कूलम कितना हो गया, k 2 इंटू एक्स स्क्वायर। e डी टू 4 कूलम कितना हो गया, k 4 इंटू ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इस सिस्टम, इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं बेटा, k और k कैंसिल किया, 4 और 2 में 2 बचेगा, तो आपका रिजल्ट आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को यहां लेके आ जाओ, पूरे को ब्रैकेट में कॉमन ले लो, 2 बाई एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 2, रूट कर ले बेटा, फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा, 1 प्लस, तो आपका x हो गया 2 बाई 1 प्लस रूट 2, जो x हो गया आपका क्या हो गया, 2 बाई 1 प्लस रूट 2। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये सवाल मैं पहले भी कराया था आपको, है ना, तो उसमें जितने प्रॉपर्टीज लिखाया था ना, कि प्लस माइनस प्लस, वो सारे के सारे ऐसा समझ लो, ठीक है। तो जितने प्रॉपर्टीज उसमें लिखाए थे उसी टाइप के समझ लो यार, कुछ नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक सवाल कराता हूँ, लिख लो एक बार, थोड़ा फास्ट कराऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में सम्स बहुत सारे हैं, ठीक है बेटा। और आप ट्राई करो मेरे सम देने के बाद ही आप खुद से उनको करने का। मान ले 2 कूलम है, मान ले 2 कूलम है, और यहाँ पे मान ले -3 कूलम है, ठीक है। बोला है फाइंड द पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, फाइंड द पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब देखो कैसे करेंगे, पहले आप 3 पॉइंट देखो, 1 2 3। अब आपको बताना है कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। हमको ये पता है कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आता है, ठीक है। चलो पॉइंट 1 में 2 कूलम के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, 2 कूलम से निकल रहा होगा और -3 कूलम के तरफ आ रहा होगा, -3 कूलम के अंदर आ रहा होगा, यानी इस तरफ होगा -3 कूलम के लिए, तो यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। नेक्स्ट -3 कूलम के लिए इस पॉइंट पे अंदर की तरफ आता है कि नहीं, तो -3 कूलम के लिए इस तरफ, 2 कूलम के लिए बाहर की तरफ जा रहा होगा, तो यहाँ भी कैंसिल हो सकता है। बीच वाला पॉइंट की बात करते हैं, 2 कूलम के लिए किस तरफ होगा बेटा, दूर जाने वाला, 2 कूलम के लिए हो जाएगा बेटा ऐसा, और -3 कूलम के तरफ आने वाला, समझ में आ रहा है। तो बीच में तो कैंसिल हो नहीं सकता, कैंसिल कहाँ होगा, बाहर की तरफ। अब हमको पता लगाना है कि बाहर की तरफ हम कौन सा सिलेक्ट करें, या दोनों ही सिलेक्ट करें। याद है न्यूट्रल पॉइंट इज अचीव्ड क्लोजर टू द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, याद है कराया था उसमें, जब मैंने फोर्स कैंसिलेशन चार्जेस इन इक्विलिब्रियम कराया था। तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे अचीव होता है, जहां पे आपका मैग्नीट्यूड ऑफ छोटा चार्ज वाला जो मैग्नीट्यूड है ना, जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक में। तो छोटा चार्ज 2 और -3 में कौन सा है, 2, तो इसके नजदीक यानी ये वाला पॉइंट। समझ में आया बेटा, ठीक है। देखो सॉल्व करते हैं इसको, अभी ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का।
इस डिस्टेंस को मान ले x, इसको मान ले 4 मीटर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 2 कूलम के लिए ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कूलम, ये वाला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -3 कूलम, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 कूलम क्या होगा बेटा, 2 कूलम के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी होगी, k q बाई डिस्टेंस स्क्वायर, k q बाई डिस्टेंस स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड टू -3 कूलम कितना होगा, k q, डिस्टेंस कितना है बेटा 4 + x², तो 4 + x डिवाइडेड बाई x होल स्क्वायर, k कैंसिल, 4 + x को उस तरफ लेके जाओ, इक्वल टू 3/2 आ रहा है बेटा। देखो क्वाड्रेटिक, ये इक्वेशन को मैं सॉल्व करना 1000 बार सिखा चुका हूँ, आना चाहिए सॉल्व करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है बेटा, आई होप समझ में आ गया होगा न्यूट्रल पॉइंट तक। इसके आगे हम थोड़ा अच्छा टॉपिक करेंगे जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड है। क्लास 11 में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन किया होगा, उसी की तरीके का है, ठीक है बेटा। पहले लिख लो आप ये सब। हाँ तो बच्चों, जो हमारा अगला टॉपिक है वो आपके सामने है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें जो हमको कंसिडर करनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यानी ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द डिस्टेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट, कोई बदलाव नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्यों मेंशन कर रहे हैं, देखो बेटा जनरली क्या होती है ना, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। मान ले यहाँ पे कोई चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, थोड़ा समझते हैं इस चीज को, k/r², ये डिस्टेंस क्या हो गया r। इसका मतलब है r की वैल्यू अगर बढ़ेगी, यानी कि r की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि डिस्टेंस दूर जाते जाएगा, यानी कि ये पॉइंट इस तरफ जाते जाएगा, यानी कि r की वैल्यू बढ़ेगी। r की वैल्यू बढ़ेगी तो e की वैल्यू क्या होगी, कमेगी। यानी जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, कम हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रही है मतलब क्या, इस चार्ज का प्रभाव कम हो रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, आप इस चार्ज से जितना दूर जाओगे इस चार्ज का प्रभाव तो कम ही होगा। लेकिन हम मान रहे हैं एक ऐसा सिचुएशन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, यूनिफॉर्म है, यानी कि आप कितना भी दूर चले जाओ आपका चार्ज का जो प्रभाव है वो कम नहीं होगा। अब आप सोच रहे होगे कि ये कैसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुआ, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है और ऐसा सिचुएशन पढ़ाया जाएगा आपको आगे, करीब करीब 7-8 लेक्चर के बाद वो आपको मिलेगा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी एक अलग टाइप का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब वो पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए बस मान के रखो कि हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड समय के साथ नहीं चेंज कर रही। आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड which does not change with its position, which does not change with point or with distance। आप जैसा लिखना लिख लो, इन सिंपल वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड which does not change with position, ठीक है। तो ये होगी आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम ग्रेविटी को नेग्लेक्ट करेंगे यहाँ पे, अभी जो कुछ जो पढ़ेंगे वहाँ पे ग्रेविटी नेग्लेक्टेड होगी। ग्रेविटी नेग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है बेटा, ग्रेविटी मतलब, ग्रेविटी नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, क्योंकि बेटा खुद सोचो, जो चार्ज पार्टिकल है उसका जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, और सिंस मास बहुत ही ज्यादा कम है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो mg होगी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, बहुत ही कम लगेगा। क्योंकि चार्ज पार्टिकल का मास कितना होता है, 10⁻³ kg इलेक्ट्रॉन का, 10⁻31 प्रोटॉन का, 10⁻27 kg, बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि हम हाइपोथेटिकल चीज मान रहे हैं, रियल लाइफ में भी जो इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल जो मोशन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ग्रेविटी का कोई खास फर्क इसमें पड़ता ही नहीं है, ठीक है बेटा। तो चलो, हमें सिस्टम ऐसा दिया हुआ है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और बोला है कि वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, मान लो भाई पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, ये सब पढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि हमको गिवन क्या क्या है। बेटा देख, गिवन क्या क्या होगा, कितना चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने, किस डायरेक्शन में है, जो भी है, और चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है, इसको ऐसा मान लो, इनिशियल वेलोसिटी मान ले, वेलोसिटी मत मान, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है।
आप इसको क्या मान लो, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है। आपको बोल सकता है क्या क्या निकालने बोल सकता है, टू फाइंड फाइनल वेलोसिटी, या आपको फाइनल वेलोसिटी निकालने बोलेगा, या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया कितने टाइम में, तो ऐसा कुछ रिलेशन आपको निकालने बोलेगा। खाली टू फाइंड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, उस पर हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, एक बार देखते हैं, एनालिसिस करते हैं इस पूरी चीज का। चलो भाई समझने का कोशिश करो, इतना कोई कठिन चीज नहीं है। इस चार्ज पार्टिकल में फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा, तो जो फोर्स है वो कितना होगा बता भाई, फोर्स होगा आपका क्यूवी। अच्छा फोर्स, चार्ज क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, कांस्टेंट है। तो मैं बोल सकता हूँ कि कांस्टेंट फोर्स लगा है। तो बॉडी का एक्सीलरेशन कितना होगा, फोर्स बाय मास। फोर्स कितना है बेटा, क्यूवी, मास कितना है एम। हमारा एक्सीलरेशन आ गया, खुद देख, चार्ज क्यूवी भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट, तो एक्सीलरेशन भी क्या आ गया, कांस्टेंट। अब जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो क्या मैं उत्सव लगा सकता हूँ, उत्सव लगाने का बेटा एक ही कंडीशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और मोशन इन वन डायरेक्शन, मोशन इन वन डायमेंशन। और अच्छे से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, चार्ज पार्टिकल ये है, यहाँ पे है, और इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है चार्ज पार्टिकल की, यू। इनिशियल वेलोसिटी मान लो यू है, और फोर्स भी इस तरफ लग रहा है। तुम ऐसा इमेजिन करो, इस तरफ बहुत तेज हवा चल रही है, मतलब मेरे राइट से मेरे लेफ्ट की तरफ बहुत तेज हवा चल रही है, और मान लो बहुत ही हल्का सा कागज का टुकड़ा, ग्रेविटी नहीं है, मानो हल्का सा कागज का टुकड़ा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स वैसे भी बहुत कम लगेगा। हल्का सा कागज का टुकड़ा को मैंने ऐसे फेंका उसकी तरफ, खुद बता क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, और साथ में हवा भी तो धक्का दे रही है ना उसको। तो ये जो मेरा कागज का टुकड़ा है वो एक्सेलरेट करके आगे बढ़ते जाएगा कि नहीं, एक्सेलरेट करके आगे बढ़ेगा, मतलब उसकी रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएगी कि नहीं, और वो कैसा मोशन करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन विथ इनिशियल वेलोसिटी यू। समझ में आ रहा है, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करते रहेगा, कुछ टाइम के बाद मान लो फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाती है, ठीक है। चलो देखो u क्या है बेटा, u गिवन है, टाइम अपने को t मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट s क्या है आपका, वो मान लो अपने को निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है बेटा, नाम क्या है qv बाई m। तो हमको मान लो ये गिवन है, हमको मान लो ये बोला है कि फाइंड द फाइनल वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, मान लो बोला फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन टाइम t। देखो जब भी आपको काइनेमेटिक्स का सवाल देता है, आपको बोलता है कि ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, आपको 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी या पोजीशन निकालनी है, यानी टाइम तो गिवन रहेगा ना कि कितने सेकंड बाद निकालनी है, क्योंकि टाइम से ही तो डिपेंड करता है कहाँ पे होगा और कितनी रफ्तार से मोशन कर रहा होगा। तो आपको टाइम भी गिवन ही होगा सवाल में। तो बेटा अपने को क्या क्या गिवन है, ये गिवन, यू गिवन है, टी गिवन है, और क्यूवी बाई एम गिवन है। देख अच्छे से, यू गिवन है, टी गिवन है, और क्यूवी बाई एम, क्यूवी बाई और मास से बेटा चार्ज पार्टिकल का गिवन होगा ही, खैर ठीक है। तो हम कह सकते हैं हमारे पास तीन चीज गिवन है, क्या आप एस और वी निकाल सकते हो बेटा, ये यहाँ पे, इसके बाद आपको खुद सॉल्व करना है। एस का जो इक्वेशन होगा एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ए इक्वल टू सॉरी वी इक्वल टू जो भी होता है यू प्लस एटी, तो उस हिसाब से। अब मेन बात मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, और व्हेन आई से न्यूमेरिकल मिलेगा मतलब आपको क्यू की वैल्यू गिवन होगी, आपको यू की वैल्यू गिवन होगी, आपको एस की सॉरी ई की वैल्यू गिवन होगी, आपको कितना टाइम में निकालना है, कितना मास से निकालना है, वो सब गिवन होगा। अब आप बोल रहे हो कि ऐसा सवाल आपने पहले देखा है, हाँ जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के पहले सवाल कराया था तब ऐसा ही टाइप का सवाल था, उसमें बस शायद इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। खैर आपको आई होप आइडिया मिल गया होगा कि हम क्या करा रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, केस 2 अब पूरी तरह से एनालिसिस हो रही है, ठीक है। केस 2, केस 2 क्या है आपका, सिंपल सी चीज है, इनिशियल वेलोसिटी एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या होता है बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन। तो चलो समझने की कोशिश करते हैं इस चीज को। मान ले ये जो चार्ज पार्टिकल है, समझना अच्छे से, बढ़िया चीज है, सब कुछ गिवन वगैरह सब कुछ सेम है। ये एक चार्ज पार्टिकल है क्यू, और इसकी वेलोसिटी मान ले यू इस तरफ है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इस तरफ है। तो असलियत में सोच, अब मान ले हवा जो ऐसे चल रही थी, हवा जैसे चल रही थी, मैंने कागज का टुकड़ा लिया और ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, खुद बता क्या होगा, कागज का टुकड़ा ऐसे जाएगा, जब वो ऐसे जा रहा होगा तब हवा इस तरफ लग रही होगी उसको,
रिटार्ड होके फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0, और फिर क्या होगा ऐसे जाते रहेगा। तो असलियत में मोशन कैसा होगा देख, ऐसा जाएगा, कहीं पे रुकेगा, फिर वापस इस तरफ जाएगा। इसको अगर मैं कर्व से शो करूं तो ऐसा होगा मोशन, ऐसा होगा मोशन। अब ऐसा मत समझ लेना कि आगे जाके वो टर्निंग लेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा फिर आएगा, ऐसा नहीं बेटा। असलियत में जो मोशन होगा वो ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा। अब मैंने ड्रॉ करने के लिए ऐसा बनाया ताकि आपको समझ में आए। स्टार्ट यहां से होगा, ऐसे जाएगा, फिर पलटी मारेगा और फिर जाते रहेगा उस तरफ। कब तक जाते रहेगा, फिर तो बेटा जाते ही रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट्स जस्ट लाइक दिस। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है कि नहीं? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है। अगर मैं पेन को ऊपर की तरफ उछालूं, सुन अच्छे से, इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ लग रहा है और वेलोसिटी इस तरफ। ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, पेन को ऊपर उछालो। पेन को जब ऊपर उछालता हूं तो क्या होता है, ऊपर जाके रेस्ट में आती है, फिर नीचे जाती रहती है। कब तक नीचे जाती है बेटा? जब तक इनफाइनाइट तक बेसिकली। खैर जमीन अगर नहीं है मान लो तो इनफाइनाइट तक नीचे जाते रहेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है बात? ठीक है, तो देखो बेटा कुछ नहीं है तो क्या होगा, आपको निकालने बोल सकता है कि इस पॉइंट से कहां पे जाके रेस्ट में आएगा। अच्छा कहां पे जाके रेस्ट में आएगा बेटा, क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी को क्या मान लोगे? 0। बस निकाल लो। तब अपने को क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी पता था, फाइनल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। रिटार्डेशन होगा, एक्सेलरेशन नहीं, क्या होगा रिटार्डेशन, क्योंकि वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ। खैर ये पहले भी आपको समझा चुका हूं, इसलिए आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कितना समय में निकलेगा, कितना समय बाद वेलोसिटी 0 होगी, निकाल सकते हो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वेलोसिटी 0 होगी, निकाल सकते हो, क्योंकि हमें 3 चीजें पता होती हैं उस समय में, तो बाकी दोनों चीजें भी निकल जाती है। तो सवाल में ऐसा भी कराया हूं आपको, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो अगला टॉपिक है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तो हम स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे थे, आप केस 1 के नीचे भी लिख देना, इट विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। केस 2 में भी इट विल परफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन। बट केस 2 स्ट्रेट फर्स्ट केस में जब वेलोसिटी पैरेलल था इलेक्ट्रिक फील्ड के, स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन बट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन आफ्टर सम टाइम। समझ में आ गया बेटा? ठीक है, चलो। तो जो हमारा अगला टॉपिक है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल भी टॉपिक आप डाल सकते हो, या आप डाल दो केस 3 वेयर इनिशियल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। ये मान ले एक्स एक्सिस है, ये मान ले वाई एक्सिस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? वाई एक्सिस में। और इलेक्ट्रिक फील्ड आप ऐसा लिख लो, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ई नॉट जे कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी ई नॉट जे कैप। ठीक है बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है? इस तरफ है। उसकी मैग्नीट्यूड कितनी? ई नॉट जे कैप। ई नॉट जे कैप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड है ई नॉट, और डायरेक्शन क्या है? वाई एक्सिस, मैंने वी मीन जे कैप। और मान लो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है यू नॉट आई कैप, मतलब इनिशियल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा चीज की, सर हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ये ऐसा। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर का मतलब क्या है? चार्ज में फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। समझ में आ रहा है? चार्ज में फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। अब इसको हमें एक ऐसे एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन में। अच्छा क्लास 11 में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें अगर हम लोग, मान लो याद है वो पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था आपको। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या था? ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, और बॉडी को मैंने ऐसे फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका है। यानी कि मैं पेन को लूं और ऐसे फेंक दूं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूं, जैसे ये मेरे हाथ में रबड़ है, ठीक है, मैं इसको हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा। ठीक है, मुझे पता नहीं वीडियो में कितना आया है, लेकिन आई होप यू गेट द आइडिया। ठीक है, तो खुद बताइए कैसे ज्यादा था? ऐसे ज्यादा था, याद ही होगा, है ना? क्यों ऐसे ज्यादा था? क्योंकि बेटा फोर्स इस तरफ लग रहा है लेकिन मोमेंटम इस तरफ है। फोर्स इस तरफ लग रहा है, मोमेंटम इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है। तो फोर्स धीरे धीरे क्या करेगा? वेलोसिटी को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है? सेम चीज, वेलोसिटी इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी इस तरफ है, इसमें फोर्स इस तरफ लग रहा था, इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। मान ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो चार्ज में फोर्स किस तरफ लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये लोअर पैराबोला बना रहा था, तो ये कैसा बनाएगा? अपर पैराबोला। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट? ठीक है बेटा, अब ये तो ऑब्वियस सी बात है, इसको अभी के लिए मिटा देते हैं।
अब हम समझते हैं, ठीक है। तो हमको बोला है, हमको बोलेगा फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल। समझना अच्छे से सवाल क्या है। आफ्टर टाइम टी, मतलब टाइम टी के बाद पार्टिकल के कहां पे होगा, खुद सोच। जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा पार्टिकल ओरिजिन से दूर जाते जाएगा, टाइम बढ़ते जाएगा पार्टिकल ओरिजिन से दूर जाते जाएगा। पहले ये देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। गिवन ऑब्वियसली चार्ज का मास होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और क्या होगा बेटा, कितने टाइम पे निकालना है वो होगा, और होगा आपका मास चार्ज क्यू होगा। समझ में आ रहा है? ये वीडियो में आ रहा है क्या ये पूरा साइड वाला चीज? हाँ आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये सब चीज गिवन है, हमको निकालना क्या है, बॉडी का पोजीशन। ये गिवन है, टू फाइंड बॉडी का पोजीशन यानी बॉडी के कोऑर्डिनेट्स। तो मान लो कुछ एक टाइम टी बाद बॉडी का कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोमा वाई। ये आपको नोट्स में मिलेगा, पूरा थ्योरी बढ़िया से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आपको ओरली डिक्टेट करता हूँ। मान लो कुछ एक टाइम के बाद, कुछ एक समय के बाद, आप साथ में लिख सकते हैं, लेट अस अज्यूम आफ्टर टाइम टी द बॉडी रीचेस द कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। अच्छा, ये मोशन इन 1D है कि 2D? 2D, ऑब्वियसली बात है। ये मोशन क्या है, 2 डायमेंशन में है मोशन। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पहली बात यहाँ पे वो निकालते हैं, बॉडी का एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा, फोर्स बाय मास। फोर्स क्या है, क्यू वी बाई एम। ये बताओ मेरे को, क्यू ई क्या है, ई नॉट जे कैप बाई एम। तो खुद एक बात बता, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आ रहा है किस तरफ आ रहा है, वाई एक्सिस में, यानी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी किस तरफ है, एक्स एक्सिस में। समझ में आया बेटा? ठीक है। तो एक बार उत्सव लिखते हैं एक्स और वाई में। ये चीज से बेटा 11वीं में इतना करा चुके हैं कि अब आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये बताओ, एक्स में इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू नॉट। अच्छा, एक और चीज कन्वेंशन मानना भूल गया मैं, प्लस प्लस माइनस माइनस, खैर उससे फर्क पड़ेगा नहीं उतना। वाई में इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा, कोई है वेलोसिटी इनिशियल? नहीं, जीरो। टाइम तो टी, खैर टी टी पुट कर दो। एक्स में पोजीशन क्या हो गया, खुद बता। थोड़ा टाइम टी बाद जब बॉडी एक्स कमा वाई कोऑर्डिनेट में पहुंच जाएगा तो एक्स का पोजीशन क्या हो जाए, एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स, और वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वाई। एक्स कमा वाई, एक्स में एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। बेटा एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। सारा फोर्स किस तरफ लग रहा है, वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में फोर्स कितना है बेटा, क्यू वी नॉट बाई एम। हमको फाइनल वेलोसिटी निकाल भी सकते हैं, या आप एक्स कोमा वाई आपको निकालने बोला है, फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। अच्छा, पहले देख लेते हैं क्या क्या पता है अपने को। अपने को जीरो पता है, अच्छे से देखो गिवन में क्या क्या लिखा है। टी पता है, टी पता है, क्यू पता है, ई नॉट पता है, एम पता है। क्यू पता है, ई नॉट पता है, एम पता है, ये तीन चीज पता है। एक्स एक्सिस में यू नॉट पता है और एक्सेलरेशन जीरो पता है। बेटा तीन चीज जहां पे पता है ना वहां से पता। अच्छा, यहाँ पे भी तीन चीज पता ही है अपने को, टाइम भी अपने को पता ही है, तो यहाँ भी तीन चीज पता है, वहां भी तीन चीज पता है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। पहले इससे निकालते हैं। इसमें एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा along x, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है। तो x इक्वल टू along x एक्सिस, x इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ए क्या है बेटा, जीरो, तो एटी स्क्वायर आपका क्या हो गया, जीरो। इसको मिटा दो तो आपका बेटा टी नॉट टी क्या आ गया, एक्स बाई यू नॉट। समझ में आया? नेक्स्ट, along y एक्सिस, y एक्सिस की तरफ लगाते हैं। y एक्सिस में लगाते हैं तो क्या आएगा बेटा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा, s क्या है, y इक्वल टू ut। u क्या है बेटा, जीरो, तो वो तो जीरो हो गया, हाफ एटी स्क्वायर। a क्या है, q ई नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अच्छे से देख, हाफ q ई नॉट बाई एम, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, t इक्वल टू एक्स बाई यू नॉट, तो एक्स स्क्वायर बाई यू नॉट स्क्वायर। अच्छे से देख, y इक्वल टू q ई नॉट बाई 2m यू नॉट स्क्वायर
इंटू एक्स स्क्वायर। अच्छे से देख, क्यू पता है, ई नॉट पता है, 2m यू नॉट पता है, क्यू पता है, ई नॉट पता है, 2m यू नॉट सब पता है अपने को। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, यह इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये कैसा पाथ होता है, पैराबोला। और बेटा मैंने क्लास 11 में भी आपको बताया था ये चीज, जब भी मोशन के वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो पाथ हमेशा क्या होता है, पैराबोला। एनडब्ल्यूटी में आया हुआ सवाल है, जब भी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो पाथ हमेशा पैराबोला होता है। ये लिख लो, किसी भी मोशन, इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स लगे, या आपका मैग्नेटिक फोर्स नहीं, वो थोड़ा अलग तरीके से लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, किसी भी टाइप का आपका फोर्स लगे, ठीक है बेटा। तो अगर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, आपका हमेशा मोशन क्या होगा, पैराबोलिक। इसको याद कर सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया, पैराबोलिक पाथ। अब मेन बात है कि सर ये हमने एक्स और वाई कैसे निकाला, एक्स और वाई कैसे निकाला। अच्छे से देख, मैंने क्या बताया था आपने, गिवन क्या क्या है, टी गिवन है इस इक्वेशन में। देख, एक्स इक्वल टू यू नॉट टी, यू नॉट गिवन है, टी गिवन है, यू नॉट गिवन है, टी गिवन है। क्या मुझे एक्स मिल गया, अच्छा एक बार एक्स मिल गया तो मुझे वाई भी मिल गया, बस खत्म। समझ में आ गया बेटा। तो आपको कोऑर्डिनेट भी मिल गया, आपको जो निकालना था निकल गया। अच्छे से बता, अगर तुझे एक्स पता है, वाई पता है, यहां से एक्स वाई आपका निकल गया ना, तो क्या आप फाइनल वेलोसिटी वी एक्स और वी वाई नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो ना बेटा। अच्छा वी एक्स क्या होगा, एक बार बता, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में मोशन कैसा है, एक्सेलरेशन क्या है, देखिए एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या है, 0, यानी एक्स डायरेक्शन में आपका मोशन अनएक्सेलरेटेड है, अनएक्सेलरेटेड, यानी एक्स एक्सिस में बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। यानी इनिशियल वेलोसिटी अगर एक्स एक्सिस में यू नॉट थी, तो किसी भी पॉइंट पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, यू नॉट होगी। लेकिन जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वो हमें निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा घूम फिर के देख, पूरा प्रोजेक्टाइल का डिस्कशन होता है यहाँ पर। और मैंने बताया था क्लास 11 में अगर प्रोजेक्टाइल पढ़े हो, चीजें एकदम आसान है 12th में। और ये सब चीज दोबारा समझाने का वो मतलब नहीं बनता। आप अगर 11 में पढ़ चुके हो तो ऑब्वियसली बात है आपको आ ही जाएगा ये चीज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा अगला टॉपिक है ये केस 4 है। केस 4 है, बोला है इनिशियल वेलोसिटी इज मेकिंग एनी एंगल थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पहले हमने क्या बोला था, वेलोसिटी को हॉरिजॉन्टली फेंका था, अभी क्या है, कुछ एक रैंडम एंगल थीटा में फेंक रहे हैं, कुछ एक रैंडम एंगल आपका थीटा, कुछ एंगल थीटा, ये एक्स, इसको ऐसा करते हैं थीटा विद इलेक्ट्रिक फील्ड बोला है ना, तो थीटा इसको मान लो बेटा, थीटा इसको मान लो, ठीक है ना। यानी इनिशियल वेलोसिटी कितना बना है, एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक बात बता, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u साइन थीटा, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u cos थीटा। कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको अगर इनिशियल वेलोसिटी लिखना है तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा आई कैप प्लस u cos थीटा जे कैप। समझ में आया बेटा। थीटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ लिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब आपने 11वीं में पढ़ा होगा तो हम थीटा ये वाला लेते हैं, लेकिन इसमें ये वाला ले रहे हैं बेटा। कोई मतलब है, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता। आपको जो वेरिएबल है ना बेटा, कुछ भी ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे ये भी एक और चीज गिवन है, थीटा। थीटा बेटा वीडियो में आ रहा है क्या, थीटा ज्यादा साइड में तो नहीं लिख दिया, नहीं ठीक है आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि बॉडी कैसा पाथ ट्रेवल करेगा। यार बच्चे को पता है, 11वीं में पढ़ चुके हो, ये भी पैराबोला ही होगा, लेकिन तभी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। एक्स कोमा वाई, बॉडी ने इस तरफ एक्स ट्रेवल किया, इस तरफ वाई ट्रेवल किया, ठीक है। चलो एक्सेलरेशन किस तरफ होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन वाई एक्सिस में है, तो एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस में है। कितना एक्सेलरेशन, फोर्स बाय मास, क्यू ई बाई एम, क्यू ई नॉट बाई एम, बेटा सेम चीज। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है ना बेटा, तो फोर्स भी सेम, एक्सेलरेशन भी सेम। चलो देखते हैं। अभी एक्स और वाई में मैंने तोड़ दिया उस सबको। इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट में कितना है, कंपोनेंट यू साइन थीटा, वाई कंपोनेंट में कितना है बेटा, यू कॉस थीटा। मान लो टाइम टी बाद पार्टिकल का पोजीशन एक्स वाई हो जाता है, टाइम टी के बाद पार्टिकल का पोजीशन एक्स वाई हो जाता है। नेक्स्ट एक्सेलरेशन एक्स में, बेटा एक्स में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, एक्स में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो काहे का फोर्स, एक्स में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो काहे का फोर्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक्स में जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो काहे का फोर्स, तो एक्स में भी एक्सेलरेशन आपका क्या हो गया, 0।
वाई में एक्सप्लेनेशन ये है। क्या क्या गिवन है बेटा, यू गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है ना। इसको यू नॉट नहीं यू मान लो यार, अभी के लिए बार बार यू नॉट कौन लिखेगा। तो यू गिवन है, थीटा गिवन है, तो यू साइन थीटा यू कॉस थीटा हमें पता है। अगला चीज कितना टाइम बाद वो भी पता है, 0 पता है, क्यू ई नॉट बाई एम पता है, एक्स वाई नहीं पता। आप लोग ट्राई करो रिलेशन निकालने का इसका खुद से वीडियो को पॉज करके। अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। एस कितना है, एक्स इक्वल टू यू साइन थीटा, बेटा क्लास 11 ही पढ़ा रहा हूं मैं, फर्स्ट सेकंड ईयर पढ़ा ही नहीं रहा। यू साइन थीटा इंटू क्या हो गया टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये क्या है 0 हटाओ यार। तो आपका यहां से टी क्या आ गया, एक्स बाई यू साइन थीटा। नाउ अलोंग वाई एक्सिस, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, यू कितना है, यू कॉस थीटा इंटू टी यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, ये कितना है, क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी स्क्वायर। अब बेटा टी की वैल्यू पता है ना, टी की वैल्यू पुट कर दो, टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स बाई यू साइन थीटा प्लस हाफ क्यू ई नॉट बाई एम इंटू टी की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अच्छे से देख, यू यू कैंसल, साइन बाई कॉस, यहाँ पे एक्स सॉरी कॉस बाई साइन, एक्स कॉट थीटा प्लस क्यू ई नॉट बाई 2m यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है। अच्छे से देखो, थीटा अपने को गिवन है तो कॉट थीटा कांस्टेंट, क्यू ई नॉट 2m यू स्क्वायर तो वैसे भी कांस्टेंट था, थीटा गिवन है तो साइन स्क्वायर थीटा भी कांस्टेंट। क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे y इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर, y इक्वल टू c1x प्लस c2x स्क्वायर, ये भी क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि जनरली ऐसे सवाल आते नहीं है एंगल थीटा देकर, लेकिन अगर आ गए, आने का चांस वैसे भी नहीं है बेटा, नहीं आता। एससी वर्मा में भी केस 3 वाला ही सवाल है, केस 4 वाला सवाल तो है ही नहीं, लेकिन अगर केस 4 आता है तो कर सकते हो कि नहीं। ठीक है बेटा, क्या मैं आपको होमवर्क दूंगा केस 3 वाले सवाल से, वो करना है आपको। ठीक है बेटा, चलो रखते हैं फिर।